Welcome students. So today we are starting with chapter number 4, that is debt, capital and deposits. Interesting chapter है. This chapter is divided into two parts. One is completely based on debt capital, that is nothing but the debentures. हम लोग ने काफी बार अपने सिलेबस में ये वर्ड सुना होगा debentures. Even in accounts we have debentures के ऊपर problems, questions. Similarly, the second part what we have is deposits. Now what we are going to do in this chapter is we are going to divide both the segments. पहले हम लोग पूरा डिबेंचर के बारे में ही देखेंगे, that is debt capital, and after we finish debt capital then we will move to deposits. अभी दोनों का एक सिमिलैरिटी मैं पहले बताना चाहूंगा, दोनों ही उधार है. उधार मतलब क्या? both the kinds of money have been borrowed by the company. चाहे डेट कैपिटल हो या डिपॉजिट्स हो, दोनों ही केस में कंपनी ने क्या किया है, वो पैसा बोरो किया है. राइट. नाउ व्हेन आई से बोरो किया है, तो बोरो करने के लिए देयर आर वेरियस प्रोविजंस. वही प्रोविजंस को इस चैप्टर में देखना है. ऑल दिस प्रोविजंस आर टू बी डेल्ट इन दिस चैप्टर. कि क्या कंडीशंस है, कब बोरो कर सकते हो, कितने टाइम के लिए बोरो कर सकते हो, वगैरह वगैरह. Right. So without wasting much time, let us directly move to the introduction part, that is debentures. Right. Now सबसे पहले debentures का introductional part क्या बोलता है? Section 2 subsection 30. of Companies Act 2013. याद रखना, डिफाइन किया गया है डिबेंचर को कौन से सेक्शन में? Section 2 subsection 30. Right. Now what it says, let us see. क्या बोलता है? Debenture is nothing but it includes the debenture stock, bonds or any other instrument evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets or not. अभी ये charge क्या है बीच में? Forget everything. Charge is nothing but the process whereby the loan is taken and the charge is registered. It is your chapter in this part A और फर्स्ट मतलब जो कंपनी लॉ का फर्स्ट पार्ट है 50 मार्क्स का. राइट. उसके अंदर एक पार्ट है अपना ये which is based on charges. Clear? What it says is debenture includes debenture stock. डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है एंड एक लमसम अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला डिबेंचर होता है डिबेंचर स्टॉक. एनी अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब चाहे कुछ भी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड. बॉन्ड भी एक तरह का डेट होता है. बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. राइट. नाउ ये सारे भी बॉन्ड्स है. इसके ऊपर भी कंपनी को क्या मिलता है? बोरोइंग्स मिलता है. कंपनी बोरोज द मनी. ओके. इट इन सिंपल टर्म्स डिबेंचर में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट ऑन द कंपनी. प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक. It is a debt on the company. Debt on the company. Okay? Acknowledging a debt on the company. Next thing what we are going to discuss is the features or characteristics. Right? Features या तो characteristics, जो बोलना है बोलो. What are the features generally? एकदम easy features है. जैसे कि डिबेंचर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट. प्रूफ क्या है तुम लोग के पास? क्या डिबेंचर दिखता है? जैसे शेयर्स नहीं दिखते. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटीज की बात करूं मैं, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. लेट अस से वन इज शेयर्स एंड अदर इज डिबेंचर्स. अगर तुमने शेयर में इन्वेस्ट किया और अगर फिजिकली शेयर होल्ड करते हो, नॉट इलेक्ट्रॉनिकली, तो तुम्हारा जो शेयर है उसका तुम लोग को क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है. सिमिलरली अगर डिबेंचर में तुमने पैसा लगाया, यू हैव इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर के लिए भी तुमको क्या मिलता है? एक डिबेंचर सर्टिफिकेट. इंटरेस्टिंग फैक्ट, शेयर सर्टिफिकेट है ना, कितने टाइम में मिलता है? तो डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाला है कि क्या है क्या नहीं. नॉर्मली इट इज इन 2 months. नॉर्मली 2 months में होता है, लेकिन ट्रांसफर ट्रांसमिशन का होता ना तो 1 महीने में मिलता. ट्रांसफर ट्रांसमिशन का मैटर पूरा अलग है. लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे आर इश्यूड
विद इन 6 months. 6 महीने में डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है. कंपनी विल इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट्स विद इन 6 months. इट इज अलाउड, राइट. तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रूफ. अगर तुम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो दैट दिस इज व्हाट इट सेज कि अगर तुम डिबेंचर होल्ड करते हो फिजिकली तो तुम्हारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, राइट. लिस्टेड है तो अपने पोर्टफोलियो में दिखने वाला है दैट वी आर होल्डिंग डिबेंचर्स, राइट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ वी आर होल्डिंग शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली देन देयर इज नो इश्यू. तो फिर ये सब झंझट मारी सर्टिफिकेट का पालने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर फिजिकली होल्ड किया है सर्टिफिकेट का होना जरूरी है. इज इश्यूड विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 6 months, right. तो दैट वी हैव डन. सर्टिफिकेट लाइक अ शेयर सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, issued under a common seal of the company. Now common seal क्या होता है? It is nothing but the stamp or signature of the company. Now आज के तारीख में using of seal is made optional, as you might be very much aware कि जो seal है common seal, जिसको stamp बोला जाता है, जिसको signature of the company बोला जाता है, that is optional now. यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. लेकिन अगर यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे वैलिडेट करने के लिए? तो सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स कैन वैलिडेट द डॉक्यूमेंट. 2 डायरेक्टर का साइन होगा तो भी चलेगा. ओके. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी हैव, एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल, इट इज एन सर्टिफिकेट विच इज एक्नॉलेजिंग अ डेट ऑन द कंपनी. इसीलिए यहां पे मैंने अलग बोला एक्नॉलेजिंग अ डेट ऑन द कंपनी, मतलब indebtedness to the holder. Means what? अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, I am a company, मैंने तुम्हें डीसी दिया. डीसी मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट. इट मीन्स एक्नॉलेजमेंट है कि I have to pay you something. अब ये समथिंग क्या है? समथिंग तो वही जितना तुमने पैसा लगाया उतना तो मुझे पे करना ही है, राइट. सो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी ऑफ इंडेटेडनेस टू होल्डर. के देख, हमने तुझे सर्टिफिकेट दिया ना, मतलब सपोज तूने 1 लाख रुपया लगाया ना, तो आफ्टर सच नंबर ऑफ पीरियड जो भी है, मैं तुझे 1 लाख रुपया रीपे कर दूंगा, बराबर. द थर्ड कंडीशन और द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज डिबेंचर यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर अ पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सम ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. क्यों ऐसा रे? तुमने पैसा लगाया था ना. सी, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड कंपल्सरीली. रिडीम्ड मतलब क्या? रीपेड. कितना टाइम वो फिलहाल जाने दो, टाइम पीरियड को अभी नहीं देखना है अपने को, वी विल सी इन द फर्दर पार्ट, बट दे आर टू बी रीपेड कंपल्सरीली. मतलब मैं शेयर का पैसा एक बार रीपे नहीं करूंगा ना, चलेगा. इक्विटी शेयर में अगर तुम पैसा लगाते हो, नॉट नेसेसरी कि मैं रीपे करूंगा, जरूरी नहीं है. बट डिबेंचर का तो मुझे रीपे करना ही पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज अ बोरोड फंड. कुछ भी तुम लाइफ में कुछ भी बोरो करो, चाहे बुक हो या पैसा हो, लौटाना होता है कि नहीं लौटाना होता है? ऑफ कोर्स यस. बोरोइंग्स का मतलब ही होता है कि यू हैव टू रीपे एट अ स्पेसिफाइड डेट. ओके. डिबेंचर यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज पेड बैक. जब तक प्रिंसिपल सम, कॉमन सेंस से 1 लाख रुपया तुमने मेरे में इन्वेस्ट किया था एंड बदले में मैंने तुम्हें डिबेंचर दिए, तो जब तक मैं तुम्हें रीपे नहीं करता तब तक क्या इंटरेस्ट देना है? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस, बराबर. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुमने सपोज इन्वेस्ट किया था ₹5,00,000 और इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, राइट. तो सपोज एंड पीरियड है 1 ईयर. तो जब 1 साल खत्म होएगा तो मुझे कितना रीपे करना है? हाउ मच आई हैव टू रीपे? आई हैव टू रीपे यू 5,50,000, बराबर. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसमें ऐड करना होता है. इसलिए तो डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए तो डिबेंचर को सिक्योर्ड समझा जाता है. मतलब पैसा किधर भी जाने नहीं वाला, पैसा अपना इंटैक्ट रहेगा अनलेस एंड अनटिल कंपनी गोज अंडर लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी वगैरह वगैरह, तो भी पैसा मिलने का तो फुल चांसेस होता है. But again, this is not essential. Interest may be made payable subject to contingencies of the uncertain nature. Now depends. Suppose company winding up में चला गया, right? तो if you remember charges में एक point आता है, invalidity of floating charge.
वहां पे अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है तुमने और 12 महीनों में वाइंडिंग अप हुआ ना, तो वहां पे बहुत बड़ा कंडीशन लग जाता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे सिचुएशंस में जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा, देन इट डिपेंड्स अपॉन द अथॉरिटी हु इज हैंडलिंग द मैटर। जैसे कि वाइंडिंग अप के केस में लिक्विडेटर होता है या एनसीएलटी होता है जो कमांड करता है, वो सारे लोगों के पास पावर्स होते हैं कि किस तरह क्या प्रोसीड करना है। तुम लोग चार्जेस के अंदर इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज वाला हेडिंग देखना, तुमको समझेगा। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंपनी शैल नॉट इश्यू डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स। भाई ये तो कॉमन है ना, क्या डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है जैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है? हाँ, जैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है वैसा ही डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है क्या? नहीं, उनके पास ऐसा कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ओके So the next part what we are going to see is the kinds of debenture, as you can see on your screen as well. Characteristics was very easy to understand, 5 characteristics खाली तुम्हें ध्यान में रखने, right? अभी जो next है that is characteristics के बाद kinds of debenture, 5 characteristics याद रखना। okay? And kinds of debenture में you have certain categories। पहले मैं तुम लोगों को category दिखाता हूं। First category is on the basis of conversion, बराबर। नेक्स्ट कैटेगरी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, नेक्स्ट कैटेगरी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, एंड लास्ट कैटेगरी आएगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बराबर। नाउ फर्स्ट इज कन्वर्टिबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कन्वर्टिबिलिटी, बराबर। अगर मैं बात करूं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, राइट, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इतना समझ लो, convertible debentures are nothing but over a certain period of time such debentures will be converted into equity shares, बराबर। ये सिंपल सा मीनिंग याद रखना कन्वर्टेबल। आगे ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर में जो भी टाइम रहेगा इश्यू करते वक्त जो बोला गया था कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है उतने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कन्वर्ट होना है तो किस में कन्वर्ट होगा? वो इक्विटी शेयर्स में, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। नाउ सी फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। नाउ सबसे पहला डिबेंचर है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब सिंपल सी बात है, दिस विल नॉट बी कन्वर्टेड, चाहे कुछ भी हो जाए, इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, दिस डिबेंचर्स विल नॉट बी कन्वर्टेड। सेकेंड इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब देखो फ्यूचर डेट पे कंपनी डिसाइड करेगा, सपोज फॉर एग्जांपल 50-50, तो 50% विल बी कन्वर्टेड एंड 50% विल बी रिडीम्ड, दैट इज कॉल्ड पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब द इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन आइदर टू कन्वर्ट दिस डिबेंचर्स और टू रिडीम, राइट। तो अभी ये चारों का सी वी विल राइट द टाइप्स ऐसे यहां पे, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओके। नाउ व्हेन आई से कन्वर्टेबल, तो सबसे पहले लेट अस से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो यहां पे लिखेंगे नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। पीसीडी मतलब पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो इश्यूअर दैट इज नथिंग बट द कंपनी decides रेशियो, मैंने राशन लिख दिया, रेशियो ऑफ कन्वर्जन दैट इज partially
the debentures will be converted into equity and remaining debentures will be redeemed. बराबर, जो बाकी बचे वो रिडीम हो जाएंगे. रिडीम मतलब क्या, रीपेएबल. तो ये हो गया पीसीडी. देन वी हैव FCD, that is fully convertible debentures. तो all debentures converted into equity shares. एंड लास्ट एक जो चौथा कैटेगरी बचा वो है अपना OCD. OCD मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो ऑप्शन इन द हैंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर. दैट वेदर टू कन्वर्ट और टू रिडीम. बराबर, ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब होल्डर के हाथ में ऑप्शन होता है कि उसको क्या करना है. उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन द सेंस सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे या सारे के सारे रिडीम हो जाएंगे. ना हो तुम बोलोगे सर इसमें कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा डिबेंचर है, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी. कंपनी कौन सा डिबेंचर इश्यू करती है वो कंपनी के ऊपर है. कंपनी एनसीडी, पीसीडी, एफसीडी, ओसीडी कुछ भी दे सकती है. एंड बेस्ड ऑन दैट टू फॉलो द कंडीशंस. अगर तुम्हें पसंद है, नहीं है तो मत करो इन्वेस्ट. फोगट का जान नहीं लाने का. तुम्हें लगता है कि नहीं क्या है एक्चुअली कन्वर्टेबल मतलब तू आधा इक्विटी में देगा आधा इसमें देगा, नहीं नहीं तो मत कर, पैसा मत लगा. जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो लोग, तू क्यों अपना जान जलाता है. सो डोंट थिंक फ्रॉम दैट एंगल. जस्ट थिंक हाँ इसको अगर ऑप्शन मिलता है तो दे दीज 4 कैटेगरी ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच कैन बी इश्यूड बाय देम. बराबर, क्लियर है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. तो उसमें 2 कंडीशन आता है. एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. बराबर, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. तो इफ यू सी ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन, एक इज सिक्योर्ड, दूसरा इज अनसिक्योर्ड. नाउ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सिक्योर्ड मतलब अगर कल को तुम डिबेंचर में पैसा लगाते हो, कौन से डिबेंचर में, सिक्योर्ड डिबेंचर में, राइट. तो कंपनी है ना एक उसका असेट सिक्योरिटाइज कर देगी. क्यों, ताकि अगर कंपनी पे नहीं कर पाई, राइट, इफ कंपनी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बराबर, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो तुम वो असेट के जरिए अपना पैसा रिकवर कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड योर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. बराबर, तुम असेट के जरिए क्या कर सकते हो, अपना पैसा रिकवर कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर. सेकेंड कैटेगरी जो है वो है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. ना उसका उल्टा, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है तो तुम क्या हो, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हो, राइट. तो सेकेंड इज नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग देखने वाले यहां पे, नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग देखने वाले यहां पे वो 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी. बराबर, तो सिक्योरिटी में यहां पे 2 लिखते, एक तरफ लिखूंगा मैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड में क्या होता है, एन असेट इज सिक्योरिटाइज्ड, एन असेट ऑफ कंपनी इज सिक्योरिटाइज्ड for repayment, not repayment, for recovering. Actually recovering is the right word. Recovering the amount of investor. बराबर, इन्वेस्टर अपना पैसा क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. किसके थ्रू, इस असेट के थ्रू. एंड अनसिक्योर्ड में नो सच असेट इज सिक्योरिटाइज्ड. बराबर, नो सच असेट इज सिक्योरिटाइज्ड.
तो ये दो कैटेगरी था बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, एक था अपना सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. नाउ लेट अस रीड दिस वंस, वी नो द मीनिंग नाउ. These instruments are secured by charge on fixed assets. आ गया charge मतलब nothing but securitize होता है. Okay, so if issuer fails the repayment or the principal amount or the interest amount, his asset can be sold to repay the liability of the investors. Section 71 subsection 3 provides that secured debentures may be issued by the company subject to such terms as may be prescribed. Okay, and next is unsecured debentures. तो unsecured में क्या है? These are unsecured, that if issuer defaults on payment of interest, the investor has to be, along with other unsecured creditors of the company, they are said to be naked debentures. Okay, unsecured debenture को और एक नाम दिया गया है, वो क्या है? Naked debenture. Okay, naked in the sense no such security or no such asset is securitized. Charge create होता है is nothing but, क्योंकि देखो charge का चैप्टर अगर तुम्हें पता है तो you will easily link this concept. बराबर? Unlike secured debentures, debentures are issued by the company without creation of charge over the assets of the company. In case of a company is charged over the assets of the company, in case such company is unable to pay the debts, these debentures do not offer any protection. ये रहा यहाँ पे, right? कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा भाई, तुम राम भरोसे हो. Okay? The next category what we have is on the basis of redemption. Okay, redemption मतलब redeemable, compulsory redemption होना चाहिए. हाँ, certain period of time है, वो time क्या है वो हम लोग आगे देखने वाले. Okay, we have the time and we will see कि वो time क्या है. लेकिन अगर हम लोग मेन पॉइंट की बात करें तो वो मेन पॉइंट क्या है कि पैसा लौटाना जरूरी है. कुछ भी कर लो, रीपे तो करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स आर redeemable debentures. Redeemable is nothing but compulsorily repaid. बराबर? Redeemable is nothing but क्या? Compulsorily repaid. And secondly, perpetual or irredeemable debentures, मतलब तुमको पैसा नहीं मिलेगा. Now forget everything. Companies Act बोलता है कि ऐसा शेयर तुम ऐसा डिबेंचर तुम इश्यू कर ही नहीं सकते. After commencement of Companies Act 2013, a company cannot issue perpetual or irredeemable debentures. जो करना है कर लो. Irredeemable debenture issue नहीं कर सकते तुम लोग. Okay? Irredeemable debentures cannot be issued. Make it simple. The third category what we are going to do is on the basis of registration. मतलब भाई तेरे हाथ में जो डिबेंचर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है. अगर रजिस्टर्ड है तो उसको मैं बोलूंगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं उसको बोलूंगा बेयरर डिबेंचर. बराबर? तो थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन. सॉरी, नॉट थर्ड, फोर्थ कैटेगरी. रिडीमेबल इरिडीमेबल का तो सिंपल सा पार्ट था. रजिस्ट्रेशन में एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, दूसरा है बेयरर डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब कौन? होल्डर इज द पर्सन whose name is mentioned on debenture सर्टिफिकेट. एंड बेयरर में सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी का नाम नहीं होता. होल्डर इज द डिबेंचर होल्डर. मतलब बेयरर जो सर्टिफिकेट है, राइट, द बेयरर डिबेंचर, जिसके भी हाथ में वो बेयरर डॉक्यूमेंट है वो उसका डिबेंचर होल्डर बन जाता है. राइट? जैसे तुम लोग एक बेयरर चेक ले लो ना, सेल्फ चेक के ऊपर तुम लोग चेक, बैंक का चेक सेल्फ लिख के तुम पैसा निकालते हो, दैट इज कॉल्ड बेयरर चेक. जो भी जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा. बेयरर, द होल्डर बिकम्स द ओनर. बराबर? द होल्डर बिकम्स द ओनर. होल्डर बिकम्स द डिबेंचर होल्डर नहीं, होल्डर इज द ओनर. जिसके हाथ में वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है वो उसका ओनर है. एंड रजिस्टर्ड में जिसका नाम है सर्टिफिकेट पे
वो है ओनर। मेरे नाम का डिबेंचर सर्टिफिकेट है, मैं तुमको देता हूं, क्या तुम ओनर बन गए? बेवकूफी लगेगा, तुम ओनर नहीं बने। ओके, यू आर नॉट द ओनर। ठीक है, देयर इज अ केस, Calcutta Safe Deposit Company Limited versus Ranjit Mathuradas Sampath of 1971. Now, what is this case about? See, ऊपर ही दिया हुआ है, the person, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, the person to whom bearer debenture is transferred becomes the holder in due course, and unless contrary is shown, is entitled to receive and recover the interest accrued thereon. मतलब जिसके हाथ में है ना वो बेरर सर्टिफिकेट, वो ही उसके बेनिफिट्स लेगा। अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव, मतलब मान के चलो मेरे हाथ में था, तुम जबरदस्ती चोरी करके लेके गए मेरे पास से, मतलब छीन के लेके गए, तो इफ तो दैट बिकम्स कॉन्ट्रारी। तो अगर कॉन्ट्रारी प्रूव हो गया ना कि हाँ तुमने गलत तरीके से लिया है, मैंने नहीं दिया है, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स, राइट। सो जिसके हाथ में बेरर सर्टिफिकेट है डिबेंचर का, वो इसका क्या कर सकता है? बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। Clear with this? Now, the next concept what we are going to start is issue of debentures. Just these conditions, मतलब basic conditions अभी पता चलने वाली है कि कब डिबेंचर इश्यू करेंगे, कितने टाइम के लिए करेंगे, क्या 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 क्या, each and everything. सेक्शन कौन सा है दोस्तों? सेक्शन 71। याद रख लेना, अभी मेन सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, मतलब टाइप्स वगैरह देखे, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू। एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क What are the type of debenture at CS executive level? मैंने तो आज तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे, आ गए तो समझ जाओ बोनस है। दैट इज आस्क्ड एट कॉलेज लेवल, तुम लोग के 12th में एसपी वगैरह तुमने लिया होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, या फिर कहीं पे भी ओसी में सुनाई दे जाए तो ठीक है। बट नाउ हियर वी एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बराबर। नाउ व्हाट दिस चैप्टर हैज ऑफर्ड अस इज फर्स्ट, दैट इज सेक्शन 71, बराबर। सबसे पहले उसने अपने को ऑफर क्या कर दिया भाई? सेक्शन 71 है इधर, याद से, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सेक्शन 71 को भूलने का नहीं। नाउ कंपनी के पास पावर है, मैंने पहले ही बोला था कि वो कैसा डिबेंचर इश्यू करना चाहती है। सिर्फ याद रखना वो एक ही कैटेगरी का डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती, एंड दैट इज इरिडीमेबल। हमने जो टाइप्स देखे, काइंड्स देखे, एनसीडी, पीसीडी, ओसीडी, एफसीडी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बेरर, ये सभी टाइप्स के अंदर एक ही टाइप है जो कंपनी अलाउड नहीं है, एंड वो है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। बाकी किसी भी तरह का डिबेंचर हो, कंपनी इज अलाउड टू इश्यू सच डिबेंचर्स। ओके, कंपनी इज अलाउड टू डू व्हाट? टू इश्यू सच डिबेंचर्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। सी सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? कंपनी में इश्यू डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर्स आइदर होली पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट शैल बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब 71 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर तुझे क्या इश्यू करना है? टू इश्यू कन्वर्टिबल डिबेंचर, क्या पास करेगा तू? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा, बराबर। क्या पास करेगा तू? स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर एसआर पास होगा ना तो ही कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू होगा। एसआर कौन पास करेंगे? मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हु हैव राइट टू वोट। जिन लोगों के पास, मतलब जिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट है, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम है, वही लोग वोट दे सकते। तो इक्विटी शेयर्स को पूछने का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछने का कि कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करे कि ना करे। अगर एसआर पास होता है तो ही अपना कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू होगा, वरना चुपचाप बैठ जाने का, बराबर। 71 subsection 2 has something to say. States that no company shall issue any debentures carrying voting rights. वो तो पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने देख लिया था। डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स भाई अलाउड नहीं है, वरना तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी में। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स ऑफ द कंपनी। भाई पैसा लगाते, रीपेमेंट का कोई भरोसा नहीं उनको। मार्केट में भाव बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। चलो बढ़ा तो ठीक है,
कंपनी का जय जयकार करेंगे, लेकिन कम हुआ ना तो यही लोग कंपनी को गाली देंगे, विच विल अफेक्ट द गुडविल ऑल्सो। तो कंपनी इज टेकिंग द रिस्क, इसलिए उन लोग को वोटिंग राइट दिया जाता है कि चलो तुम इतना रिस्क ले रहे हो ना, तो वी गिव यू वन पावर। चलो वोटिंग राइट्स दिया तुम लोग को कि अगर तुम्हें लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए तो मत करवाओ, एज यू से, तुम्हारे पैसों पे तो मैं चल रहा हूं, बराबर। सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 व्हाट इट सेज इज द सिक्योर्ड डिबेंचर्स में बी इश्यूड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अभी सिक्योर्ड के लिए क्या है कंडीशंस, तो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इश्यूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो देखो सबसे पहले 10 इयर्स को हाईलाइट करूंगा मैं और 30 इयर्स को हाईलाइट करूंगा मैं, बराबर। अभी ये 10 इयर्स और 30 इयर्स क्या है दोस्तों, ये है ना टाइम लिमिट है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, पीरियड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, बराबर। सबसे पहले 10 इयर्स जो मैंने हाईलाइट किया वो, एंड 30 इयर्स। नाउ 10 इयर्स के अंदर किसका है, तो नॉर्मली ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनीज engaged in इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। तो देखो हर एक कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर इश्यू करना चाहती है ना, मैक्सिमम पीरियड के लिए पैसा रख सकती है, और वो पीरियड कितना है, 10 साल। मतलब 10 साल के बाद तो कंपलसरीली तुझे भी रिडीम करना पड़ेगा, अगर तू इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं है तो। क्योंकि अगर तू इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना तो तेरे लिए कितना साल है, 30 साल। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम के लिए चलते, तो 30 साल। तो यही पीरियड ऑफ रिडेम्पशन अपने को वहां पे देखना है। सी द 10 and 30 इयर्स जो मैंने तुम लोग को बताया। सी प्रोवाइडेड रिडेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, दैट इज ओके। एंड कंपनी एंगेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन गो बियॉन्ड 10 इयर्स बट डज नॉट एक्सीड 30 इयर्स। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम है उनके लिए 30 है, 10 के ऊपर तो जा ही सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कितना बोल दिया, 30 इयर्स, राइट। नाउ व्हिच आर दिस कंपनीज, तो देखो कंपनीज इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सब में ना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इसलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिखा। अभी प्रॉपर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, बराबर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओके। Then fourth, companies permitted by Ministry or Department of CG, by RBI or by National Housing Bank or by any other statutory authority, मतलब specified companies, notified companies बोलो, specified companies बोलो, तो उन लोग 10 साल के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन unless and until तुम notified नहीं हो, unless and until तुम infrastructure वाले नहीं हो, तो तुमको 10 साल ही मिलेगा। 10 साल में रीपे कर देने का चुपचाप। 10 से एक दिन भी ज्यादा रखा ना, डिफॉल्ट लग जाएगा तेरे पे। 10 साल से एक दिन भी अगर ज्यादा रखता है ना तू पैसा इन बेचारे मासूम डिबेंचर होल्डर्स का, तो तेरे पे खुला डिफॉल्ट मारेंगे और डायरेक्टर्स फंसेंगे, वो अलग। दैट इज व्हाई दे हैव टू बी कंपल्सरीली रिडीम्ड। नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन, बी। ये ए था, बराबर, वी सॉ ए कंडीशन, राइट। इट इज कंडीशनिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन पीरियड, कितने टाइम में रिडीम होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज सच एन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स शैल बी सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज, बराबर के नहीं। अगर सिक्योरिटी है तो चार्ज क्रिएट होना चाहिए, either on the asset of the company, subsidiary, holding or associate companies, and value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures thereon.
नाउ ये बी पॉइंट क्या बोलता है, फॉरगेट थियरी, अपन मस्त लिख के समझेंगे इसको. सी फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, बराबर, इट इश्यूड डिबेंचर्स worth rupees 50 lakhs to Mr. X. कौन सी डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड. ओके ओके, तो चलो ये रहा मिस्टर एक्स और ये रहा कंपनी और ये है कंपनी का असेट. बराबर, दिस इज द असेट. ओके, जो ब्लैक में किया है वो मैंने कंपनी का असेट है. नाउ मिस्टर एक्स ने कितना रुपया लगाया, 50 lakhs. कंपनी ने क्या दिया, सिक्योर्ड डिबेंचर. ये असेट को क्या किया, सिक्योरिटाइज किया. नाउ ये असेट किसका हो सकता है, या तो कंपनी का खुद का, या तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी या एसोसिएट का चलेगा. मतलब जरूरी नहीं है कि ये कंपनी मतलब ए लिमिटेड हो गया, तो जरूरी नहीं है कि असेट है वो ए लिमिटेड का ही होना चाहिए. ओके, वो ए लिमिटेड की होल्डिंग का असेट भी सिक्योरिटाइज करेगा तो भी चलेगा, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है उसका भी चलेगा, ए लिमिटेड की एसोसिएट है उसका भी चलेगा. ओके, नाउ ये जो असेट है, असेट उसका वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए, 50 lakhs का तो होना ही चाहिए, मतलब विच इज सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट. एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट को मैं फिलहाल गिन नहीं रहा, मैथमेटिकली जाके क्या करना है, वी आर जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बराबर, सपोज 50 लाख पे 10 लाख भी इंटरेस्ट है तो वो प्रॉपर्टी कितने का होना चाहिए था, 60 लाख का होना चाहिए था. बट कीपिंग इंटरेस्ट असाइड, अगर 50 लाख का तेरा वो इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम सामने वो असेट बेचेगा तो 50 लाख आए, उतना तो असेट रख. तू असेट रखेगा 5 लाख का, चलेगा क्या, नहीं चलेगा. जो तू असेट सिक्योरिटाइज कर रहा है ना, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, वो कम से कम उतने का होना चाहिए जितने का उस बंदे ने पैसा लगाया है. बराबर, जितना उस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है डिबेंचर्स में, उतना तो वो असेट. एंड नॉट ओनली फॉर डिबेंचर्स, इट इज द थंब रूल फॉर ऑल द लोन्स. कभी भी कोई भी बोरोड फॉर सामने सिक्योरिटी देना है ना, तो वो सिक्योरिटी में उतना औकात होना चाहिए कि वो सारा का सारा पैसा रिकवर कर सके. Right? So that was your condition B. Such an issue of debentures shall be secured by the creation of charge on the properties or assets of the company or its subsidiaries or its holding company, and having value which is sufficient for due repayment thereon. Right? Now let us see the next condition आगे. C. एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर, एंड नॉट लेटर देन विद इन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. एग्जीक्यूट डिबेंचर ट्रस्ट डीड इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर. तो और एक कंडीशन कि अगर तुम क्या इश्यू कर रहे हो, अगर तुम सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रहे हो ना, तो दो काम करो. एक, अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी. क्या होता है वो आगे देखेंगे हम लोग. बिफोर ऑफरिंग डिबेंचर्स, मतलब पब्लिक को बाद में दो, पहले ट्रस्टी को अपॉइंट करो. एंड अगर अपॉइंट किया तो उसके साथ एक डीड साइन करो, एग्जीक्यूट. क्या साइन करो, डीड. तो डीड को बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड. कितने दिन में, विद इन 60 days ऑफ अलॉटमेंट. अगर इन्वेस्टर्स को डिबेंचर दे दिया तो मैं बोलूंगा डिबेंचर अलॉट कर दिया, और अगर डिबेंचर अलॉट कर दिया और सिक्योर्ड डिबेंचर है तो 60 दिन के अंदर अंदर जो डीटी है ना तेरा, उसके साथ डीड साइन कर. डीड में कौन रहेगा, दो जन, एक कंपनी होगा एंड सामने डिबेंचर ट्रस्टी होगा. ओके, ये दोनों के बीच में क्या साइन होगा, डीटीडी, दैट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड.
ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो बीच में मैंने सर्कल बना के दिया तुम लोग को, राइट? हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल कि क्या बोलता है यहाँ पे कि देखो डीटी जो है, डीटी उसको अपॉइंट करेंगे कब? प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर देने के पहले। अगर ये हो गया तो उसको अपॉइंट कर लिया, एंड बाद में हम लोग डिबेंचर्स अलॉट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स बनाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स जैसे ही बन गए, जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, मैं 60 दिन फ्रॉम द अलॉटमेंट, 60 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट, 60 दिन के अंदर अंदर में क्या करेगा? वो डीटी है ना, जो अपना भाई डिबेंचर ट्रस्टी, उसके साथ एक डीड साइन करेगा। कौन? कंपनी। कंपनी और डीटी के बीच में डीड साइन होगा, जिसको बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और लास्ट मेन पॉइंट, ये डीटी किसके फेवर में होता है? दिस डीटी इज फेवरिंग द डिबेंचर होल्डर्स। मतलब इन सिंपल टर्म्स अज्यूम कर लो कि ये उनका रिप्रेजेंटेटिव है। कल को उनके साथ कुछ भी गलत होगा ना, तो ये खड़ा है बीच में, इसके पास पावर्स होते हैं, ये अकेला कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकता है अगर किसी भी डिबेंचर होल्डर के साथ गलत हुआ तो। ही हैज द पावर। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना डिबेंचर ट्रस्टी वाला। आगे भी हम लोग देखने वाले द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, कौन से फॉर्म में डीड साइन करना है वगैरह वगैरह, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी, राइट? द डी पॉइंट नाउ व्हाट वी आर कमिंग अक्रॉस इज condition D. The security by the way of debentures or by the way of charge or mortgage shall be treated in favor of debenture trustee. आ गया पॉइंट कि जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटाइज किया है ना, वो किसके फेवर में? ट्रस्टी के फेवर में। क्यों? क्योंकि अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया, अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया तो क्या होने वाला है? डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है, और डिबेंचर ट्रस्टी सह नहीं पाएगा कि भाई मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव है, इनका पैसा डूबा मतलब मेरा पैसा डूबा, मैं इनका पैसा डूबने नहीं देगा। तो दिस डिबेंचर ट्रस्टी विल सेल दैट प्रॉपर्टी फॉर दीज डिबेंचर होल्डर्स। सारे के सारे देखो, प्रॉपर्टी सबका इंडिविजुअली नहीं होगा। सपोज देयर आर 1000 डिबेंचर होल्डर, सबको एक एक टुकड़ा किधर से देंगे? सब एक पीस ऑफ लैंड है जो सारा पैसा कवर करता है 1000 डिबेंचर होल्डर्स। इसका कितना? तो ये लोग तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तेरा क्या मेरा क्या। That is why डिबेंचर ट्रस्टी इनको रिप्रेजेंट करता है, एंड ही विल बी सेलिंग दैट पीस ऑफ लैंड, और जो भी प्रोसीड्स रियलाइज किया वो इन डिबेंचर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन? तो अपना डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर हुआ पूरा? तो सी वो क्या होना चाहिए? तो सिक्योरिटी, इट कैन बी एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी या तो एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, मूवेबल या इमूवेबल भी हो सकता है। ओके, नाउ few concepts here and there. In case of non-banking financial company, the charge or mortgage may be created on any movable property. बराबर? Charge or mortgage may be created on any movable property. Further, in case of issue of debentures by government company, which is fully secured by guarantee given by the central government or state government, और बोथ, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज। देखो, अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी का डिबेंचर खरीदते हो, गवर्नमेंट कंपनी का डिबेंचर खरीदते हो, राइट? गवर्नमेंट कंपनी समझता है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। ओके, तो अगर तुमने गवर्नमेंट कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लिया है कि भाई देख असेट नहीं रख रहे, तू फिक्र मत कर, लेकिन मैं गारंटी लेता है तेरा पैसा देके रहेगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना, करने दे, मैं गवर्नमेंट होके तेरा गारंटी लेता है रीपेमेंट का, मैं देगा तेरे को। अगर गवर्नमेंट कंपनी फेल हो जाता है ना, तो मैं बैठा है। ऐसा किसने बोला? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला। तो क्या चार्ज वाला फंडा फॉलो करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। तो जो चार्ज में तुम CHG 1 या CHG 9, डिबेंचर के केस में CHG 9 आएगा, वो फाइल करने की जरूरत है क्या? नहीं रे, क्योंकि असेट सिक्योरिटाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं रे, बराबर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एक शब्द कर दिया, एक शब्द बस, वन वर्ड, दैट वन वर्ड इज नथिंग बट द गारंटी। सी, वन वर्ड इज नथिंग बट आवर गारंटी इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल। गारंटी को सर्कल कर दिया, मतलब CG या SG ने गारंटी दिया, तो भाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्लियर? एक लास्ट 3 लाइंस बचा है।
In case of any loan is taken by subsidiary company from any of the bank or financial institution, the charge or mortgage may also be created on the properties of the holding company, right? इसके अंदर क्या है, सिंपल है, सब्सिडरी लोन ले रहा है तो चार्ज के लिए जो प्रॉपर्टी है वो होल्डिंग का भी हो सकता है, दैट इज ओके, राइट? क्लियर विद दिस? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि आगे हम लोग देखेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्ट डीड या डिबेंचर ट्रस्टी, एंड मतलब दोनों ही है, यहां पे ट्रस्ट डीड भी है एंड ट्रस्टी भी है। सेक्शन तो वही रहने वाला है 71, सेक्शन कौन सा है तुम लोग का? 71 है, बराबर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हियर इज गिवन। मैंने तो ऑलरेडी तुम लोग को ब्रीफ में बता ही दिया शॉर्ट में कि डिबेंचर ट्रस्टी क्या करने वाला है। अभी हम लोग उसको है ना प्रोटेक्ट करने के बारे में देखेंगे कि किस तरह प्रोटेक्ट करता है, क्या उसके पावर्स है वगैरह वगैरह, पूरा का पूरा डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में आगे देखना है। ओके, लेट अस सी द थियोरेटिकल। मैंने मीनिंग बता दिया है, सो डोंट हेजिटेट। ओके, अभी लास्ट पॉइंट में ही हमने मीनिंग डिस्कस किया। ये देखो, ये रहा कि ट्रस्टी कौन होता है, जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, सॉरी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को, राइट? वो सब। तो सी, वेयर द डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, where the debentures are issued for public subscription involving a considerable number of debenture holders who do not have time to look after the interests, a trustee may be appointed for the supervision of their common interest। आ गया, मतलब सबके बिहाफ पे एक बंदा, और वो एक बंदा कौन है? अपना डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, दैट पर्सन इज डिबेंचर ट्रस्टी। एंड इन लोग के लिए ट्रस्ट डीड, ओके, तो फॉर देम इट इज द ट्रस्ट डीड। नाउ तो क्या बोला है यहां पे अलग कलर में? A trust deed made under which some person is appointed as a trustee, whereby the properties of the companies are mortgaged or charged to the trustee। क्यों? मैंने पहले ही बोला कि अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया तो ये ट्रस्टी वो प्रॉपर्टी बेच देगा डिबेंचर होल्डर्स के लिए, ठीक है? The trust deed also contains provision dealing with the rights of the debenture holders। Okay, rights of debenture holders भी है उसके अंदर। The trustees acts as a watchdogs to ensure that companies' obligation under the trust deed are carried out in the manner expeditiously and effectively to safeguard the interest of the debenture holders, right? Clear है पूरा? तो ये वही था जो मैंने तुम लोग को आगे इंट्रोडक्शन में बताया। Now let us see what is the advantages of trust deed। Okay, trust deed होने के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला देखो, it prevents the company from misusing the title deeds। Now what do you mean by title deeds? Ownership documents। The trustees hold the title deeds of the mortgaged property। As you saw, okay, the charge or the securitization of the asset was in the favor of the trustee, बराबर? Was in the favor of the trustee, right? The trustees are given power under the trust deed so that the property managed is kept insured and is maintained in the proper condition। टाइटल डीड्स की बात करें तो मिसयूज करने से रोकेगा, राइट? अभी किसी डॉक्यूमेंट का, सॉरी, किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट ही मेरे पास है और वो प्रॉपर्टी किसी का भी हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है मॉर्गेज की वजह से, क्या वो मिसयूज कर सकता है? नहीं। सेकंड, ट्रस्टी ध्यान में रखेगा कि प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड एंड मेंटेन्ड इन प्रॉपर कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी उसका कंडीशन डिफ्लेट कर देती है तो उसका वैल्यू टूटेगा, राइट? कल को डिफॉल्ट करेगी तो बेचारे डिबेंचर होल्डर्स का पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टी टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज मेंटेन्ड इन गुड कंडीशन। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये जो प्रॉपर्टी, सी, ये प्रॉपर्टी किसका है? कंपनी का है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी है ये किसका है? कंपनी का है। नाउ मॉर्गेज्ड है, राइट? दिस इज, ये डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर वाला सीन है। क्या इस प्रॉपर्टी को सेल या लीज कर सकते हो? द आंसर इज यस, लेकिन कंसेंट किसका लेना है? डिबेंचर ट्रस्टी का कंसेंट लेना है, और वो कंसेंट एक ही शर्त पे देगा कि तुम
चलो इसको तो भाड़े पे दे दो, लेकिन सामने दूसरा सिक्योरिटी रख के दो. यू कैन चेंज द सिक्योरिटी, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सिक्योरिटी मुंबई में है एंड दूसरा सिक्योरिटी चेन्नई में है. तो मैंने जब भी लोन लिया ना, तभी मुंबई का सिक्योरिटी मतलब मुंबई का असेट सिक्योरिटाइज किया था. जब भी डिबेंचर से इन्वेस्टमेंट करवाया तो मैंने चेन्नई का सिक्योरिटी नहीं बट मुंबई का सिक्योरिटी मॉर्गेज किया. नाउ आई एम गेटिंग अ गुड डील फॉर मुंबई प्रॉपर्टी. मैं बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं बेच सकता हूं? यस, लेकिन मुझे पहले किसका अप्रूवल लेना है? डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल लेना है. और डिबेंचर ट्रस्टी मुझे कौन से बेसिस के ऊपर अप्रूवल देगा? वो एक ही कंडीशन पे अप्रूवल देगा कि अगर मैं मुंबई का प्रॉपर्टी हटा रहा हूं तो सामने कोई दूसरा प्रॉपर्टी ला रहा हूं, अगर हां तो मैं बेच सकता हूं. तो इन दैट केस मैंने चेन्नई का प्रॉपर्टी डाल दिया, विच इज ऑल्सो सफिशियंट टू रिकवर द मनी. मतलब ऐसा नहीं कि चेन्नई के प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है. ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेन्नई वाले प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है. इट इज, इफ इट इज सफिशियंट, देन द सच प्रॉपर्टी विच इज मॉर्गेज्ड can be sold or leased. See, the company can enjoy, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, वो पढ़ो. कंपनी कैन एंजॉय अ नंबर ऑफ पावर्स ओवर द प्रॉपर्टी चार्ज, जैसे कि सेल, एक्सचेंज और लीज. कैसे? तो विद द कंसेंट ऑफ, कैसे? तो विद द कंसेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. ओके, विद द कंसेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, thus enabling the company to put property to advantageous use without jeopardizing the interest of debenture holder. देखो अगर मैं चेन्नई का प्रॉपर्टी, jeopardizing मतलब affecting, jeopardizing means affecting. अगर मैं मुंबई की जगह पे चेन्नई का प्रॉपर्टी रख देता हूं तो क्या डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ? द आंसर इज नो. बराबर, उनका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हुआ, कोई चांस ही नहीं है. बराबर, कोई चांस ही नहीं. In case of default, the trustees can necessary steps. The trustees can take necessary steps to realize the property. अगर डिफॉल्ट हुआ तो ट्रस्टी के पास पावर है कि वो जो चाहे वो प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है. वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है. ओके, वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स यूज कर सकता है. क्लियर? नाउ the next point what we are going to see is appointment of debenture trustee. बराबर, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है. अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. तो याद रखना कि जो प्रोस्पेक्टस, याद है मैंने पहले बोला था प्रोस्पेक्टस देने के पहले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना है. तो अगर मैं ये ऑफर कितने लोग को कर रहा हूं? एक्सीडिंग 500, राइट. मैंने पहले ही सर्कल कर दिया. इफ सच ऑफर इज गिवन एक्सीडिंग 500 पीपल, तो ट्रस्टी होना कंपलसरी है. याद रखना. सी यहां पे वी विल company shall not issue prospectus to more than 500 persons without appointing debenture trustee. Thus, when the company issues prospectus or makes offer of invitation to public or to the members exceeding 500 for the subscription of its debentures, then only he is required to appoint debenture trustee. बराबर, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखना अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यू रिमेंबर फर्स्ट, ऑफर इज मेड टू पब्लिक और मोर देन 500 मेंबर्स, तो अपॉइंटमेंट इज कंपल्सरी. कंपल्सरी डीटी, अदरवाइज ऑप्शनल, राइट. तो अदरवाइज ऑप्शनल में नहीं लिख रहा, कंपल्सरी डीटी. डीटी मतलब डिबेंचर ट्रस्टी. और इसके कुछ अदर कंडीशंस भी है, जैसे कि उसका कंसेंट लेना पड़ेगा. बराबर, ऑफर लेटर में
उस डिबेंचर ट्रस्टी का नाम भी लिखा होना चाहिए, द डिटेल्स इन द ऑफर लेटर। सी द कंपनी शैल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी कंप्लाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले देखो, द नेम ऑफ द ट्रस्टी शैल बी स्टेटेड इन द ऑफर लेटर, बराबर, एंड ऑल्सो इन द नोटिस सेंड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी written consent shall be obtained and such debenture trustee proposed to be appointed and the statement to the effect shall appear in the letter of offer, बराबर। तो उसका कंसेंट भी लेना है एंड ऑफर लेटर में इस डिबेंचर ट्रस्टी का डिटेल्स भी देना है। इफ यू फुलफिल दिस थ्री कंडीशंस, सॉरी टू कंडीशंस, तो डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट वैलिड है, बराबर। तो डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट क्या है, वैलिड। नाउ डिबेंचर ट्रस्टी अगर सपोज मुझे बनना है तो आई नीड टू सी कि मैं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हूं। तो मैं डिस्क्वालिफाइड हूं कि नहीं हूं वो कैसे पता चलेगा, वो इस पॉइंट्स में पता चलेगा, राइट। द ऑल द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बराबर। सी वी विल टेक माय एग्जांपल, मुझे ही डीटी बनना है, मुझे ही डिबेंचर ट्रस्टी बनना है, बट वी विल सी द एग्जांपल्स वन बाय वन। अगर मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का तो क्या मैं अपॉइंट हो सकता हूं, नहीं। इफ आई एम द शेयर होल्डर आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड, राइट। सबसे पहला पॉइंट इज वेरी इजी, इफ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डीटी ऑफ दैट कंपनी। सेकेंड, अगर मैं कंपनी का क्या हूं, प्रमोटर हूं, डायरेक्टर हूं, या तो केएमपी हूं, या तो कोई ऑफिसर हूं या एम्प्लॉय हूं ऑफ द कंपनी, या तो उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में। मतलब देखो, नाउ सेकेंड पॉइंट में तुम्हें बताता हूं। सी देयर इज वन कंपनी ए लिमिटेड जो चाहती है मुझे डीटी बनाना, प्रपोज्ड बीजी टू बी डीटी। बीजी मतलब मैं, डीटी मतलब डिबेंचर ट्रस्टी। बट बीजी इज promoter of X Limited, which is subsidiary of A Limited, बराबर। A Limited में मेरा अपॉइंटमेंट होना है, लेकिन मैं कहां पे प्रमोटर हूं, प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर, जो भी था आगे पॉइंट्स हमने देखा, एप्लीकेबल फॉर ऑल। चाहे तुम प्रमोटर ले लो, डायरेक्टर ले लो, केएमपी कुछ भी ले लो, मैं एक लिख रहा हूं, अननेसेसरी सब क्या लिख के करूंगा मैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो बड़े अक्षर में मैं लिखूंगा बीजी इज डीक्यू। डीक्यू मतलब डिस्क्वालिफाइड, बराबर। क्यों? क्योंकि मैं कंडीशन ब्रीच करता हूं, मेरा रिलेशन दिख जाता है। कंडीशन ब्रीच क्या किया है, मतलब ब्रीच इन द सेंस कोई फ्रॉड गलत नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डीटी। व्हाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड in one of the company. And what is that company? As per my example, it was subsidiary company in which subsidiary company of the company in which I was supposed to be appointed. Subsidiary company of the company. Of the company मतलब कौन सा कंपनी? A Limited. मेरा अपॉइंटमेंट A Limited में होना था, लेकिन मैं A Limited की subsidiary का क्या निकला? प्रमोटर निकला, तो मैं गया, मेरा पत्ता कट, मैं सीधा का सीधा क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। ओके। C is beneficially entitled to the monies which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to trustee. देखो, ट्रस्टी बन रहा हूं मैं, फोगट में नहीं बनूंगा भाई, मैं चार्ज लूंगा, पैसा लूंगा। तो अगर इस पैसे के अलावा मुझे किसी भी जरिए से दूसरा पैसा मिला ना, मतलब इन अदर मैनर इफ आई एम गेटिंग मनी, मैं गया, I cannot be appointed as DT. I am disqualified. हाँ, लेकिन ट्रस्टी बनने का पैसा मैं लूंगा, हाँ वो तो लूंगा भाई, मैं समाज सेवा थोड़ी कर रहा है, बराबर कि नहीं? मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे अपना मेहनत का काम कर रहा है। अगर मैं डीटी बन रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो पैसा मिलना चाहिए। ओके, दैट वाज योर कंडीशन सी। लेट अस सी द डी कंडीशन, क्लॉज डी। is indebted to the company, subsidiary, holding or associate company or subsidiary of such holding company. Indebted मतलब क्या? अगर मैंने इन ग्रुप ऑफ कंपनीज में से उधार लेके रखा है तो मैं इंडेटेड है। अगर मैंने इन ग्रुप ऑफ कंपनीज में से क्या लेके रखा है? उधार, तो मैं क्या है? मैं इंडेटेड है। ओके,
मैं क्या है, मैं इनडेटेड है, और अगर मैं इनडेटेड है तो मेरा पत्ता कट, आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी. E has furnished any guarantee, by guarantee दे दिया मैंने, in respect of the debts secured by the debentures or interest thereon. मैं गारंटर हूं कंपनी के लिए, तो अगेन आई एम इंटरेस्टेड, आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डिबेंचर ट्रस्टी. F. What is F? अगर मेरा पिक्यूनरी रिलेशन है, मैं सपोज रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, फोगट में करेगा क्या, नहीं पैसा लेगा, एंड दैट वो पिक्यूनरी रिलेशन कितना है, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द जीटी और टोटल इनकम और ₹50 lakhs, विच एवर इज लोअर. बराबर. अभी इसमें लोअर लिखा नहीं है, लेकिन समझने वाला बात है, राइट. नाउ मान के चलो, सी 2% ऑफ, देखो लेट मी सी द कंडीशन वन मोर, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 lakhs. तो देखो मान के चलो कि बीजी सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू ए लिमिटेड. बराबर. ए लिमिटेड में मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करते और मैं डीटीबी किधर बनना चाहता है, ए लिमिटेड में, एंड ही इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज डीटी ऑफ ए लिमिटेड. तुमको बताना है क्या मैं अपॉइंट हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, मतलब सोचना, बता तो नहीं सकते, देख रहे हो मुझे, तो जस्ट अपने मन में सोचना. ना बीजी सप्लाइज, नहीं यहां पे लिखता हूं इंफॉर्मेशन में, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वाज ₹25 lakhs. ओके, ये इतने का रॉ मटेरियल बेचा है मैंने. नाउ द मेन क्वेश्चन इज, सब कंडीशन को देख के अपने को समझना है कि मैं डीटी बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं. ओके, कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर था, जीटीओ ऑफ कंपनी 100 crores, बराबर 100 करोड़. तो सी द कंडीशंस, राइट. व्हाट आर द कंडीशन? सबसे पहले 2% ऑफ जीटी और टोटल इनकम. टोटल इनकम भी लिख देंगे यहां पे, कंपनी का टोटल इनकम था 2 करोड़ और ₹50 lakhs. तो अभी अपने को फिगर सब्स्टिट्यूट कर देने यहां पे. देखो 100 करोड़ अगर जीटी है तो 100 करोड़ का 2% होता है 2 करोड़. टोटल इनकम दिया हुआ है वो भी 2 करोड़ है. अरे दोनों सेम हो गया. सो लेट अस टेक टोटल इनकम एज 3 crores. तो टोटल इनकम हुआ 3 crores और 50 lakhs का 50 lakhs वो तो गिवन है. नाउ सी द स्टेटमेंट, अगर मैंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया अमाउंटिंग टू एनी ऑफ द थ्री अमाउंट, देखो कौन सा अमाउंट पहले टच हो जाएगा, जो छोटा है वो. इसलिए मैंने बोला विच एवर इज लोअर मन में रखने का, जो छोटा है ना वो पहले अमाउंट टच हो जाएगा. ना इन तीनों में छोटा अमाउंट कौन सा दिख रहा है, 50 lakhs. क्या मैंने 50 lakhs के गुड्स बेचे? नहीं. क्या मैं डीटी बन सकता हूं? द आंसर इज यस. मैं डीटी बन सकता है. क्यों? क्योंकि मैंने तो गुड्स कितने के बेचे, खाली 25 लाख के बेचे, रॉ मटेरियल्स, नॉट गुड्स बट रॉ मटेरियल्स. तो कैन आई बी अपॉइंटेड एज डीटी? यस. लेकिन यही अगर 75 lakhs होता तो नहीं चलता. 75 लाख मतलब वो तो 50 के भी ऊपर चला गया ना, तो मैं नहीं होता अपॉइंट. अगर 50 lakhs के बेचे होते तो भी अपॉइंट नहीं होता, राइट. सो इन दैट केस एक एग्जांपल लेंगे यहां पे. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 25 lakhs, 50 lakhs, 75 lakhs. 25 lakhs में कैन आई बी अपॉइंटेड? यस. 50 में नो, 75 में भी नो. ओके. सी ये रहा यहां पे, ये स्लाइड का तुम लोग शॉट्स ले सकते हो, स्क्रीनशॉट्स, हेल्पफुल होगा ये सब चीज. एंड ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट. तो इसको भी तुम लोग अपने नोट्स में ले सकते हो. एंड लास्ट G,
इज रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब देखो, अगर सपोज कंपनी में एक डायरेक्टर है या केएमपी है, ओके, कंपनी में कौन है, एक डायरेक्टर है या तो केएमपी है, और मैं उस डायरेक्टर या केएमपी का भाई हूं, भाई इन द सेंस रिलेटिव हूं, तो मैं गया, व्हेन आई से मैं गया मतलब आई एम डिसक्वालिफाइड, आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर? नाउ the next thing what we are going to start is duties and functions of debenture trustee. Okay, duties and functions of debenture trustee. Now क्या है ड्यूटीज? देखो, एक ड्यूटी तो उसका मेन मैंने बता दिया कि वो प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट किसका, डिबेंचर होल्डर्स का, राइट। डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इज द मेन ड्यूटी, बराबर, उसका मेन काम है। The functions of debenture trustee shall generally be to protect the interest of debenture holders and to redress the grievances of the debenture holders। मतलब कुछ भी कंप्लेन रहेगा ना डिबेंचर होल्डर का, तो वो सॉल्व करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ट्रस्टी का है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, डिबेंचर ट्रस्टी का है। एंड ऑल्सो देयर आर सम अदर ड्यूटीज ऑफ एवरी डिबेंचर ट्रस्टी। तो वो अदर ड्यूटीज क्या क्या है, लेट अस सी। Satisfy himself that letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of issue of debentures or with the terms of trust deed। As a DT मुझे ध्यान में रखना है कि लेटर ऑफ ऑफर में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के खिलाफ है। ये उसका पहला ड्यूटी है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि देख, मेरे साथ तो डीड साइन किया, उसमें ये सब लिखा है, क्या वैसा ही मैचिंग कंडीशंस लेटर ऑफ ऑफर में दिया है, ये होना जरूरी है। तो पहले चेक करना है, दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड, अगेन सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कोवेनेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेनेंट्स, द कंडीशंस मेंशन्ड इन द डीड 1 2 3 4, मतलब जो भी पैराग्राफ्स है, जो भी है, वो सबको क्या बोला जाता है, कोवेनेंट्स बोला जाता है। कोवेनेंट्स इन द ट्रस्ट डीड आर नॉट प्रीजुडिशियल, मतलब क्या, आर नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बराबर, दे आर नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। थर्ड, कॉल फॉर पीरियोडिकल स्टेटस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। एज अ डीटी मैं कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांग सकता हूं। पीरियोडिकल स्टेटस मतलब क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो, मंथली ले लो, जैसा चाहिए वैसा मैं कंपनी के पास स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस इन शॉर्ट मांग सकता हूं, बराबर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली, तुरंत, प्रॉम्प्टली मतलब फटाक से, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, क्या, डिफॉल्ट्स इफ एनी with regard to payment of interest or redemption of debentures and action taken by the trustee therefore। ये भी बताना जरूरी है, राइट। देखो, ट्रस्टी को किसके लिए रखा है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए ही रखा है ना। अगर किसी भी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं मिलता, किसी भी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं मिलता, राइट, तो ट्रस्टी के पास पावर है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। ट्रस्टी हैज द पावर टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और अगर ये नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है तो क्या ले रहा है वो बताना जरूरी है। दैट इज व्हाई कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली।